दोस्तों नमस्कार। आज के इस ब्लॉग में हम खोजेंगे एक खोई हुई विरासत को जिसका नाम है सिलसिला महाविहार। और मेरे साथ मेरी टीम डॉक्टर आरपी मौर्य, राष्ट्रीय महाप्रबंधक सम्राट अशोक क्लब और धीरज, और हम निकल पड़े हैं एक खोई हुई विरासत की खोज में। आज हम देखते हैं कि कैसे कैमूर में एक विरासत जो खोई हुई है, आज हम उसका पता लगाते हैं। कि वो और सरल बना दिया, क्योंकि उन्होंने कहा भाई क्योंकि और वो भी इस तरह के ईंटें और समझा रहे हैं ना, ये मिला, ये ईंटा मिला जी। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं, मतलब ऐसे पहाड़ों के बीच में जहाँ पे देख रहे हैं ये बिल्कुल पहाड़ है, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वहाँ पे ये ईंट क्या कर रहा है? इसके विषय में मैं बताने से पहले थोड़ा सा भी और बताऊंगा आगे का जो है, जहाँ यहाँ हम लोग आए हैं इस जगह पे। इस जगह को जो है पुराने समय में सिलसिला बोला जाता था, सिलसिला जी, ठीक है जी। और ये भगवानपुर से बहुत नहीं, मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है, दक्षिण दिशा में। अभी हम उत्तर दिशा में खड़े हैं और 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और बीच में जो गाँव पड़ता है, ये गाँव है, उस गाँव का नाम है देवसरना। सामने जी जी, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर देवसरना। देवसरना का मतलब देव का मतलब बुद्ध, सरना का मतलब शरण लिए थे। इस जगह पर आए थे, कभी यहाँ उनका जो है वास हुआ था, विश्राम किए थे, ठीक है। उसी क्रम में जो है यहाँ पर एक बहुत बड़े सिलसिला महाविहार का निर्माण हुआ, जिसका मैं आगे चल करके आप लोगों को साक्ष्य दिखलाऊंगा कि कैसा है, क्या है, कैसे यहाँ था। और उसी का साक्ष्य जो है ये देखिए, जो है ये एकदम बिल्कुल रास्ते के बगल में मिट्टी जो कट रही है, क्षरित हो रही है, उसी में जो है ये दबा हुआ था ऐसे। अच्छा, ईंट देखने से ऐसा नहीं प्रतीत होता कि ये मौर्यकालीन जो ईंटें हुआ करते थे, जो विश्वविद्यालय वगैरह जो बनते थे, वैसे नालंदा जैसा? ये जो है पूरा का पूरा जो है ईंटा जो है ऐसे हमारा 9 इंची का है। ये पूरा ईंटा जो है अभी दोनों किनारों से झड़ चुका है। ये 9 इंची का ईंटा है और इसकी चौड़ाई 12 इंची होता है, लंबाई, ठीक है। और ये पूरी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय से मिलता जुलता ईंटा है। नालंदा महाविहार जो है उससे मिलता जुलता ईंटा है, और ये मौर्यकालीन ईंटा है। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र कभी जो है महाविहारों से जो है आच्छादित था, और यहाँ बहुत दूर दूर से बच्चे जो है पढ़ने के लिए, ऊंची शिक्षा के लिए आते थे। एक चीज़ और आपको दिखाऊंगा, अभी देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये टेराकोटा है। ये पूरी तरह से यहाँ, इसका मतलब कि बस्ती थी। क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? टेराकोटा बोलते हैं, मिट्टी का बर्तन बोलते हैं। जिस समय जो प्राचीन काल में मिट्टियों के बर्तन का ही उपयोग होता था, भोजन वगैरह बनाने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ के लिए। और हम लोगों के समय में भी होता था। आगे और कुछ भी हम दिखाएंगे। ये दीवार है नीचे में पूरा, समझ रहे हैं। यहाँ लोग जो बसे हुए हैं यहाँ पर, यही लोग जो है बताते थे, ये लोग बताते थे कि हम लोग जो घर बनाए हैं, इसका ने जमीन के अंदर ही दीवार पर ही है, ये पुराने दीवार पर। और यहाँ बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा एक स्थानीय निवासी अभी यहाँ पे मिले हैं। क्या नाम क्या हुआ आपका? विश्वनाथ सिंह। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ जानकारी लेना चाहेंगे? गांव कहाँ पड़ता है? देवसरना यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, देख रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। तो वो गांव कितना दिन का है बसा हुआ? बहुत दिन का। आपके दादा वादा भी कहते थे वहीं के बसे, लेकिन वहाँ तो बड़ा संख्या कम है। दादा वादा चाहे पहले कम था। हाँ, अब कुछ पहले घर था। पहले कैसा घर था, आप लोग देखे थे इसको? हाँ, नहीं देखे थे, सुनी नहीं कि मैंने कि बनारस बसा है। देखिए, 1 मिनट, क्या कह रहे हैं? बनारस बसा है। कहाँ, यहाँ पे? हाँ। तो ये आपको लगता है कि ये पहले घर हुआ करता था? आपके दादा परदादा बताए होंगे? दादा जानता हूँ। हाँ, वही लोग बोलते थे कि यहाँ बनारस बसा था। हाँ, बनारस से तो बड़ा रहा होगा। लिखल पत्थर है। दादा कितना लगभग एरिया हुई? अरे बहुत न भाई। कितना दूर में फैलल हुई? वहाँ तक ले, भगवानपुर तक ले न रहा। है जो टीला जो कुछ दिखाई दे रहल भाई, ये सब वही रहे ना? पहाड़ तक ले रहा। अच्छा, का अभी भी खुदाई उदाई जब होला तो कुछ दिखेला का? पत्थर, ईंटा वगैरह पुराना? ईंटा ये नहीं लिखल था, पत्थर लिखल है। ये वाला ईंटा पहले के, तो पुराना जमाना के। अच्छा, यही सब है, देखिए पुराने जमाने का ईंटा है, पहले से है। इनके कहने के अनुसार कि बुजुर्ग लोग यही कहते थे कि बनारस यही बसा था। हाँ। अब ये जो है, ये स्थिति है यहाँ का। अभी इसके अंदर बहुत सारा जो है भारत का गौरवशाली इतिहास दबा पड़ा है। अगर समय अनुसार जो है इसको जो है देखा जाए तो बहुत सारा जो है शोध का विषय इसमें से निकलेगा। पूछिए ना, बनारस बसा है। कुछ और गांव के लोग दिख रहे हैं। शिवपूजन अच्छा, सोना मिला था इसमें जो है पहले। इसमें पहले सोना मिलता था? तो क्या अभी भी घर लोग बनाते हैं तो कुछ पहले जमाने के धातु और बर्तन, ये सब? आपका क्या नाम है?
नाम पड़ेगा रंजीत कुमार। अच्छा, आप अपने मतलब दादा परदादा से क्या यहाँ के बारे में क्या कहानी सुने हैं? हमने की अपना आँखी से देखा है, अपना अपना आँखी से देखा। अच्छा, आप देखें, आप बताइए आपको क्या मिला है? हमने अच्छा, अभी भी हम लोग पहले आए थे ना, तो लोग बताते थे कि बरसात के दिन में जब वर्षा होता है तो कुछ लड़के या कुछ लोग बुजुर्ग लोग घूमने आ जाते हैं खोजने के लिए, देखने के लिए कि भाई कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के दादा लोग भी पहले पुराने लोग थे, तो वही लोग बताते होंगे कि मतलब यहाँ बसा हुआ था बस्ती। ढेर पा रहे थे लोग, अंदर जो है जमीन के अंदर से मिट्टी कट्टी होगी, वही बात है। तो यहाँ कुछ बसा हुआ था पहले से, उसी का ये सब जो है चिन्ह है ना। हाँ, ये सब जो है वही चीज। ये हम लोग जिस चीज पे भी चल रहे हैं, ये एक दीवार है। अभी इस पे कुछ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ईंटों का संग्रह है वो ये बताता है कि यहाँ पे इतनी चौड़ी दीवार थी। ये पूरा ईंट है, और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये जस्ट पहाड़ के नीचे है, तो पहाड़ों में ईंटें नहीं मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है ये तब की बनाई गई है। इस जगह का नाम सिलसिला है। सिलसिला, सील का मतलब होता है आचरण, और शिला का मतलब होता है पत्थर, मतलब बड़ा सा पत्थर को शिला बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि हिंदी में लिखा हुआ है, यही सोचने वाली बात है ना। सील का हम कहते हैं ना, सील का मतलब होता है सील, जो भगवान बुद्ध ने पंचशील बताया था वो सील होता है, और उसको यहाँ पर अंकित कराया गया था, सील अंकित था इस पर। और आज से लगभग 35 साल 30 साल पहले, सन 2099-95 की बात है, 90 की बात है। देखिएगा कहीं तो हो सकता है, क्या लिखा हुआ है उधर, कुछ लिखा हुआ है, कुछ ऊपर है, डेट डाला है। तो उसमें क्या हुआ कि वो आया, हाँ, साधु के नाम से, संत के नाम से कोई आया और यहीं पर डेरा डाला था वो पहले के राज्य में। हाँ, और डेरा डालने के बाद में जो है यहाँ क्या किया कि वो जो है धीरे धीरे छेनी हथौड़ी से इस पर जो असली चीज लिखा हुआ था उसको खुरच दिया, और खुरच करके हिंदी भाषा में लिखा, जबकि हिंदी भाषा का आप जानते हैं कि प्रादुर्भाव कब हुआ है। जो हम आगे आपको वीडियो दिखाए हैं, जमीन के नीचे का जो जमीन पर का वीडियो दिखाए हैं, वो ईंटों का वीडियो जो है, वो दीवारों का वीडियो जो है, वो 2500 साल पहले का है। और लगभग जो है आज से जो है कम से कम 1800 के आसपास में जो है उसको तहस नहस कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये सिलसिला जो है ये लिखा और बर्बाद कर दिया, जिससे आज जो है असली चीजों, जो जिस चीज के लिए इस पर जो है लिखा गया था वो जो है खत्म हो गया, उससे आदमी जो है विमुख हो गया, और इस जगह का धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते आज मकड़ी खो के नाम से जाना जाता है। कुछ शब्द हैं जो अभी वो दिख रहे हैं, अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो। हाँ, इस समय आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ये जो ऐसे लग रहा है कि कुछ पाली वाली में पाली भाषा का पुराना शब्द जो मिलेगा, पुराना लिखावट, वो पाली भाषा में रहेगा, लेकिन बाकी जो है ये सब जो है कुछ और चीजें हैं जो कि यहाँ पे देखिए, ये साफ प्रतीत होता है कि ये खुरच का मिटाया गया है। ये वहाँ लिखा हुआ है और हाँ, और महात्मा शुक्र, ये एक घोड़े का, ये हाँ, इसमें घोड़े की आकृति तराशी गई है, और यहाँ पे एक स्त्री है जो कि घोड़े को कुछ खिला रही है, और यहाँ पे एक बौद्ध भिक्षु को शायद दिखाया गया है पहले का, जिसको खुरच के इसने फिर से रिफॉर्म करने की कोशिश किया गया है यहाँ पे। और ये उसके पीछे आप देख सकते हैं एक कुत्ता है। तो ये जो, हाँ, ये जो कलाकृतियाँ हैं ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं कि ये जो लिखावट है या फिर जो ये कलाकृति है वो बौद्ध काल की है, मौर्य काल की है। जैसे कि मैं इसको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये पुराने ज़माने की खरोची, और उसके बाद ये फिर ये बनाया हुआ है, ये अभी का है। आप इसमें इसको भी देख सकते हैं, इसको स्वान कहा जाता था, पाली भाषा में इसको स्वान कहते थे, आज हम लोग इसको कुत्ता बोलते हैं। और ये देखिए, ये जो है ये पूरा का पूरा डैमेज किया गया है इस लिखावट को, ये साफ प्रतीत होता है। उसके बाद जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है सर, अंग्रेजी का रोमन अंक जो है, अंग्रेजी में वहाँ कुछ नंबर लिखा हुआ है, देखिए 85 लिखा हुआ है। हाँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश तो हमारे देश में कब आया, अंग्रेजों के बाद आया। और ये जो शिला है ये अंग्रेजों से बहुत पहले का है, कम से कम तो 2500 साल पहले का है। देखिए लिखा हुआ है नीचे। हाँ, ये मुक्ताश्रम लिखा हुआ है 6486, ठीक है। और ये लिखा हुआ है 20, ये कुछ 5 नहीं 2, ये तो नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है शिवानंद,
ठीक है। और कहीं ना कहीं देखिए गीता घाट देखिए नीचे लिखा हुआ है, हाँ, देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको डैमेज किया गया है। देखिए देखिए ये लिखा हुआ है गीता घाट, हाँ, गीता घाट। ठीक है। तो ये सब जो है बाद का, पहले का देखिए जो खुर्चा हुआ है, और जो खुर्चा हुआ है यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कुछ कुछ लेयर छोड़ भी रहा है, क्योंकि इसको डैमेज किया गया है तो जिसका अपर लेयर था वो रिमूव हो रहा है। भारत लिखा हुआ है, देखिए ये तपोवन लिखा हुआ है, तपोवन से आप समझ सकते हैं ये राजगीर जाते टाइम आपको एक वन पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कड़ियाँ जो है मिलाने की कोशिश की गई हैं, लेकिन सब टूटी फूटी हैं, क्योंकि सच इनको भी मालूम नहीं। इन्होंने पूरी कोशिश करी है इस चीज़ को विकृत करने की, और इन्होंने काफ़ी कुछ किया भी है। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है डायरी मुक्ताश्रम। जाहिर सी बात है कि पाली में तो नहीं लिखा कि उन्होंने पढ़ा, लेकिन वो जो भी वर्ड मिला है उसको खरोच के इन्होंने अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करी है। अब महात्मा देखिए यहाँ पे महात्मा लिखा हुआ, महात्मा शुक्र लिखे हैं, और यहाँ पे बुद्ध या बुंद कुछ करके लिखा हुआ है। यहाँ पे देखा जा सकता है ये। तो जो जैसे उनको मिला, हालांकि अगर शब्दों को मिला है तो कोई एक परफेक्ट वाक्य नहीं बनता हुआ दिख रहा है, सब टूटा फूटा ही है। ग्राम नगर, ये क्या है ग्राम नगर ही लिखा, ग्राम नगर वन तो है ये, ठीक है। चलिए ये जो लिखावट है ये मूल लिखावट है। इसी को उन्होंने अपने जो भी वो शब्द भाषा जानते थे, जो लिपि जानते थे, उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश किया है। इसीलिए ये जो हम देख रहे हैं लिखा हुआ, ये पूरा वाक्य बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को थोड़ा मोड़ा। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पुराना है, ये उस टाइम का है। कुछ चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि अभी इसमें अगर देखा जाए ये वाला, ये आप जो ईंटा है ये हमने पहले भी देखा है, आज भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ऐसे ईंटा ये जो है पूरा जो है भीता, पाली भाषा में भीता बोलते हैं, और आज हम लोग हिंदी में इसको दीवार बोलते हैं। ऐसे करके ऐसे ये पूरा जो है यहाँ से लेकर के इस पर जो है एक जो है कोई मठ वगैरह का जो है, ऐसा लग रहा है कि कमरा का मतलब ये इस तरह से दिख रहा है पूरा। ये जो है देखिए यहाँ सब जो है देख रहे हैं ना, ये जो है मोर काली नीचे है। इधर आइए, इधर भी देख सकते हैं आप। ये सब जो है, ये सब उसे ही पूरा का पूरा जो है यहाँ बिहार है। देखिए यहाँ आइए, ये देखिए ये बना कैसे दीवार है इसका, देखिए ये सबूत है। ये नीचे ईंटा, ऊपर ईंटा, ऐसे करके जो है ऐसा लगता है कि अगर सरकार खुदाई पुरातत्व विभाग अगर खुदाई करती है तो यहाँ पे पूरा का पूरा निकलेगा कि कहिए मत। ईंटा देख रहे हैं, ये देखिए पूरा करके जो है छोटा छोटा सब रखा है। लोग उठाएगा इसको, क्या करेगा जानते हैं, ले आएगा गाड़ी, लादेगा इसको, उठा करके ले जा करके कहीं जो है डाल देगा। ये पत्थर भले है पहाड़ों का, लेकिन ये ईंटा किसका है भाई? ये सम्राट अशोक का ईंटा है, और सिलसिला महाविहार का ईंटा है। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। नहीं, ये सच्चाई बयां कर रहा है चीख चीख करके ईंटा की। यहाँ पर कभी बहुत बड़ा महाविहार था, जहाँ पूरे विश्व से लोग आते थे ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ये खपड़ा बोलते हैं डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि हम लोग जो अभी चल रहे हैं ना, तो ये दीवार पे ही चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये दिख रहा है, ये देखिए जी दीवार भी है। और ये बहुत यहाँ जो है मठ वगैरह भी मान लीजिए लोगों के रहने का साधन बनाया गया था। तो उस समय जो है देखिए ये खपड़ा टाइप का जगह देख रहे हैं ना जी, बहुत सारा। ये खपड़ा कहाँ प्रयोग होगा? जहाँ लोग रहते हैं। सही बात है, आखिर पहाड़ में तो खपड़े की जरूरत है नहीं, यहाँ तो इतने पत्थर ढेर सारे हैं। जी बिल्कुल। तो पानी धूप छाया से बचने के लिए आदमी खपड़े का घर बनाता था पहले, वो वही चीज है इसका। तो यहाँ इसका होना, इसका मतलब यहाँ लोगों का। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विकसित थी, इतने बढ़िया बढ़िया घर मकान होते थे जी, तो फिर ये वैदिक सभ्यता आते आते फिर वो इंजीनियर और साइंटिस्ट कहाँ गए जो झोपड़ियों में आके रहने लगे? भाई दुनिया विकास करती है कि पीछे जाती है? देखिए वैदिक सभ्यता को लोग बोलते हैं कि बहुत ऊंची सभ्यता थी, बहुत सभ्य सभ्यता थी, तो झोपड़ियों में क्यों रहते थे? उससे तो सभ्य सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब देखिए वैदिक सभ्यता से पहले सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता जो है मानी जाती है। खुदाई हुआ है, उस समय बहुत विकसित जो है हमारा जो है कल्चर था, और लोग अच्छे घरों में रहते थे। नालियां थी, नालियों के ऊपर ढक्कन रहता था, खुली नालियों में नहीं रहते थे, और उसमें ढक्कन रहता था। ठीक है, तो वो जो है उस प्रमाण को, उस सभ्यताओं को, उस संस्कृतियों को ढकने के लिए एक वैदिक सभ्यता का जो है कैसे दंत गढ़ंत निर्माण किया गया, दंत कथा के रूप में। और उसकी सभ्यताओं का साक्ष्य कुछ बहुत विशेष नहीं मिलता। सारे चीजें जो भी कुछ भी हैं वो सब जो है
बौद्धिक सभ्यता से वैदिक सभ्यता का निर्माण किया गया है। तो डॉक्टर साहब, बुद्ध तो 563 ईसा पूर्व आए थे, तो फिर आप सिंधु घाटी सभ्यता में बुद्ध को कैसे जोड़ रहे हैं? क्योंकि बुद्ध से पहले भी बहुत सारे बुद्ध हुए हैं, क्योंकि अब ये जो हुए थे सिद्धार्थ, जिनको बुद्ध तत्व प्राप्त हुआ, उनको तथागत बुद्ध कहा गया था। यानी पीछे के जो भी जो है तथ्य थे उनसे वो अवगत हो गए थे, और सारे तथ्यों से जो अवगत हो जाता है उसको तथागत कहते हैं। और तथागत से पहले भी बहुत सारे बुद्धों की परंपरा मिलती है, और उन्हीं की परंपराओं को जो है कहा जाता था बौद्धिक परंपरा। तो क्या जो हम इतिहास में दीपांकर को पढ़े हैं, तो क्या वो भी एक बुद्ध थे? हाँ बिल्कुल। अच्छा। जो है बहुत सारे बुद्ध हुए हैं, मतलब उनके जो, और उन्हीं परंपराओं को थोड़ा सा बुद्ध उस समय अपने काल में आए तथागत, तो उसको मॉडरेट करके जो है और जनता को जो है सरल भाषा में जो है समझाए। और उस समय तथागत बुद्ध के काल में जो है सारी पब्लिक जो है, सारी जनता जो बुद्धत्व को समझ चुकी थी। क्या बात है, इतिहास की इतनी सटीक जानकारी आपने दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मुझे लगता है कि आपका सानिध्य अगर मिले तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो साधुवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। संस्कृति को, विश्व गुरु वाली सभ्यता संस्कृति को नष्ट किया गया है। ये जितने टीले दिख रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सब के सब जो हैं ये अगर खुदाई की जाए तो कोई ना कोई जरूर साक्ष्य मिलेगा। महाविहार का मतलब होता है विद्यालय, जो विश्वविद्यालय आज के काल में, आज के समय में। और उस काल में, प्राचीन काल में उसको महाविहार बोला जाता था। और महाविहार है तो उसमें बुद्ध विहार है। बिल्कुल। बिना बुद्ध के महाविहार हो ही नहीं सकता, क्योंकि बौद्धिक शिक्षाएं दी जाती हैं, और जो शिक्षा देने वाले लोग होते तो भंते लोग होते थे। यानी यहाँ पर बुद्ध धर्म के भंते जो है पूज्य धम्म गुरु लोग जो है रह करके शिक्षा देते थे, और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक सारे पूरी तरह से सबको जो है एकदम चरित्रवान बनाते थे। तभी तो भारत विश्व गुरु था, तभी तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसे महाविहार थे 36 पूरे भारत में, तब भारत विश्व गुरु हुआ था। और विश्व गुरु होने का मतलब पूरे विश्व का गुरु, यानी जहां से पूरा विश्व शिक्षा लेता था, और जो उनको शिक्षा देते थे उनको गुरु कहा जाता है। और पूरा विश्व के लोग यहाँ आते थे शिक्षा लेने के लिए, विश्व गुरु था। अब सवाल ये है कि चूंकि इतना बड़ा महाविहार जितना हम लोग देखा, मुझे लगता है कि ये लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ है या उससे ज्यादा भी है। जी। जो स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि ये टीले जो बहुत दूर दूर तक हैं, काफी। आप दिखाए ना, उस पहाड़ी से लेकर के ये सामने, इसको बोलते हैं अधौरा का जो है पहाड़ी चढ़ने का जो है, ये जो है इस पहाड़ी से लेकर के इस पहाड़ी तक लेकर के इस पहाड़ी, ये पूरा बीच का हिस्सा महाविहार। तो चलिए हम मोटा मोटी आंकड़ा मिला रहे हैं 500 एकड़ का। चलिए तो अब सवाल ये है डॉक्टर साहब कि इतना बड़ा धरोहर, और मुझे लगता है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज में लेना चाहिए, और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, इसकी खुदाई कराए। क्या पता इससे भारत का ही, इसमें हमारा कोई और आपका कोई पर्सनल कोई लाभ नहीं है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि भारत का आईना, भारत का चेहरा और भारत का इतिहास निकल के आ सकता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से सरकार का ध्यान इधर आकृष्ट हो और यहाँ आए और इसकी खुदाई कराएं। देखिए, इसके लिए जो मैं भी चाहूँगा, क्योंकि ये जगह है जहाँ से पूरे भारत के लिए जो है, पूरे विश्व के लिए एक शोध का जो है विषय इसमें छिपा हुआ है, और भारत का गौरवशाली इतिहास छिपा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि भारत का वो गौरवशाली इतिहास और भारत का वो विश्वविजयी इतिहास अगर पूरे विश्व पर फिर से जो है हम स्थापित करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा पुरातत्व विभाग, भारत सरकार और बिहार सरकार, मैं सबसे चाहूँगा कि इस जगह का निष्पक्ष रूप से जो है खुदाई कराया जाए, और खुदाई करा करके इस इतिहास को बाहर निकाल करके लोगों को समझने के लिए दिया जाए, ताकि लोग गौरव से कह सकें कि हम विश्व गुरु और विश्व विजयी के जो है वंशज हैं और विश्व देश के हैं उनके। ठीक है, तो ऐसा जब होगा तब जाकर के जो है भारत का गौरव फिर बढ़ेगा, और भारत फिर जो है विश्व गुरु और विश्व विजयी बन सकता है। इसको कोई रोक नहीं सकता। वो सारे सूत्र हमारे पास हैं, वो सब कुछ हमारे पास है, बस उसकी जरूरत है पूरे जो है तन्मयता से, निष्पक्ष भाव से, संयम के साथ उसको जो है प्रदर्शित करने का पब्लिक के बीच में। और ये सारी चीज जो है गवाही दे रहे हैं सर। हम लोग बार बार कई बार आते हैं यहाँ ना, हमको तो दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। हम अभी बीच में जो है गए थे ऐसे जगह पर, वहाँ वैशाली हम लोग गए थे, या नालंदा भी जाते हैं। उन जगहों को देखकर हम लोगों को दर्द होता है कि भाई ये ईंटें पत्थर क्या बिगाड़े थे लोगों का, जब इन ईंटें पत्थरों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जिस समय, उस समय जो है क्या कहते हैं कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया गया होगा, देख सकते हैं आप। और जैसा कि मैं बार बार अपने सारे वीडियोज में कहता रहता हूँ कि आखिर बुद्ध ने ऐसा क्या क्राइम किया था कि जहाँ कहीं खुदाई होता है बुद्ध ही मिलते हैं, और उनकी सिर्फ क्षतिग्रस्त प्रतिमा ही मिलती है, बाकी कोई ईश्वर तो मिलता नहीं है, लेकिन वही मिलते हैं, और वो मिलते भी हैं तो खंडित रूप में मिलते हैं। एक बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, आप ही के वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, खुले तौर से बताने जा रहा हूँ। बुद्ध ने लोगों को ज्ञान दिया था और लोगों को ये कहा था कि आप चरित्रवान बनो,
और जो हाँ चरित्रवान व्यक्ति रहेगा, जहाँ ज्ञानवान व्यक्ति रहेगा, वहाँ किसी का शोषण नहीं होगा। अगर कोई शोषण करने वाला होगा तो उसको रोकने का वो प्रयास करेगा। क्यों? इसीलिए बुद्ध को पूरी दुनिया के लोगों ने माना, उनमें आस्था रही, और उसी आस्था के कारण जहां भी खोदिएगा, भारत की धरती नहीं, आज जो शेष भारत है, ये वो बृहत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूँ, उस पूरी धरती को जहां भी खोदिएगा बुद्ध के प्रतिमाएं निकलेंगी, तस्वीरें निकलेंगी, मूर्तियां निकलेंगी, और किसी भी जो है आज जो काल्पनिक देवी देवता है उनके नहीं निकलेंगे। इसके कारण भी इसका पीछे भी एक राज है। ये राज इसलिए है कि उस समय मूर्तियां क्या होती हैं, मूर्तियां आकर्षण का केंद्र होती हैं। मूर्तियां जो भी लगाई जाती है वो लोगों को जो है उनके प्रति, उनके विचारधारा के प्रति एक सूत्र बंधन का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं। तो जब मूर्तियां उस समय बहुत सारे 84,000 सम्राट अशोक महान ने बनवाया था, और बुद्ध विहार, उन बुद्ध विहारों में कनिष्क ने मूर्तियों का जो है वहां जो है स्थापना करा दिया, और वो ऐसा समय आ गया कि पूरी तरह से जो है लोग बुद्ध के प्रति आकर्षित हो गए। और जिस समय इसको जो है तहस नहस किया गया, उस समय षड्यंत्रकारियों ने यही सोचा कि अब जो है ऐसा इतिहास लिखो कि बुद्ध का इतिहास मिट जाए, और उसको मिटाने के लिए सबसे पहला काम करना है कि आगे आने वाले समय में बुद्ध की मूर्तियां कोई लगाए नहीं, उनसे घृणा कर दे। तब उन लोगों ने लिखा इतिहास में कि बुद्ध ने मना किया था कि हमारी मूर्तियां नहीं लगाना। अगर बुद्ध ने मना किया होता हमारी मूर्तियां नहीं लगाना, और उनके अनुयायी उस पर चले होते, और उनके अनुयायियों की बात अगर सही होती, तो बुद्ध की मूर्तियां नहीं होती। और ऐसा उन षड्यंत्रकारियों ने मना किया था कि बुद्ध की मूर्तियां नहीं लगाना, ताकि लोग बुद्ध के प्रति आकर्षित नहीं होंगे और बुद्ध पुनः भारत में स्थापित नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए एक उपाधि आ रहा है मेरे मन में, भ्रमवंशी और कलम कसाई, जिन्होंने कलम कसाई तो बहुत पहले का है, आप भ्रमवंशी आप कहें तो भ्रमवंशी हो सकता है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपके साथ सिलसिला महाविहार का दौरा करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ खोजने को भी मिला। और आशा करता हूँ कि आगे फिर हम लोग ऐसे ही मिलके जो भारत के इतिहास हैं उसके तथ्यों को निकालते रहेंगे, लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। भाई हम लोग के बस में जो है वही कर सकते हैं, वो कर रहे हैं और बखूबी करेंगे। जी, हम भी अगर यही चाहेंगे समस्त देशवासियों से, विश्ववासियों से, कि आप लोग जो है ज्ञानवान बनिए, चरित्रवान बनिए, और तथागत बुद्ध के धर्म का आचरण करिए, ताकि आपका भी मंगल हो और आपके साथ साथ सबका मंगल हो। इसी के साथ जय भारत। जय भारत। नमो बुद्धाय सर।